देख लेते हैं साथ। पीएचपी में ये मैंने लास्ट जो पीएचपी की कोड करवाया था उसमें मैंने इंसर्ट का करवाया था कि इंसर्ट डाटा जो है वो किस तरह होता है पीएचपी के थ्रू जो है आपका डेटाबेस के अंदर, माई सीक्वल डेटाबेस के अंदर। तो आज अगर आपने डाटा डिस्प्ले करना हो तो उस डिस्प्ले डाटा करने के लिए आपके पास जो है वो कौन सा, किस वे से आप करेंगे। तो ये आपके सामने कोड नजर आ रहा है। इस कोड में ये इंक्लूड फाइल मैंने इंक्लूड की है, यानी कि कनेक्शन स्टैब्लिश कर किया है। इंक्लूड जो है पीएचपी के अंदर वैसे ही इंक्लूड और रिक्वायर वंस, ये दो फंक्शन यूज होते हैं और दोनों उसी तरह यूज होते हैं जिस तरह आप जावा और उसके अंदर यूज करते हैं सी के अंदर। तो ये db connect डॉट पीएचपी की फाइल है और इस फाइल को अगर देखेंगे तो इस फाइल के अंदर ये मेरे पास कनेक्शन है, यानी कि सर्वर का नाम, उसका यूजर जिससे लॉगिन होना है, पासवर्ड और डेटाबेस का नाम जिसके साथ मैंने कनेक्ट होना है। तो ये माई एसक्यूएल कनेक्ट जो है ये बेसिकली फंक्शन है बिल्ट इन पीएचपी का। इसके 4 पैरामीटर हैं। तो वो क्या है, एक तो आप सर्वर का नाम दोगे, यूजर का नाम, पासवर्ड, ये जो हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाए हैं वो। और ये कनेक्शन जब स्टैब्लिश हो जाएगा तो इसमें ट्रू रिटर्न होगा लॉजिकल वैल्यू, और अगर ट्रू नहीं होगा तो फॉल्स होगा, तो इसका मतलब है कि कनेक्शन बना ही नहीं है, स्टैब्लिश ही नहीं हुआ। तो ये बेसिकली हम इस डिस्प्ले जो हमारी ये फाइल है इसके अंदर हमने इंक्लूड करवाया ताकि पहले कनेक्शन बनेगा पीएचपी के साथ डेटाबेस का, तब भी डाटा रिट्रीव होगा। तो ये बेसिकली कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद ये हमने क्यूरी देखी है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पर्सन और ऑर्डर बाय आईडी। हमने ऑर्डर बाय आईडी डिसेंडिंग ऑर्डर में जो भी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड स्टोर है वो जो है डिस्प्ले हो, किस सूरत में डिस्प्ले हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले हो। और ये माई एसक्यूएल क्यूरी एग्जीक्यूट फंक्शन है। ये हम ई कॉमर्स की बुक में भी पढ़ते आए हैं कि उसने क्यूरी एक बनाई हुई है जिसमें वो क्यूरी एग्जीक्यूट करता है। तो जैसे अभी हमने कल देखा था कि प्रोडक्ट की एक क्यूरी बनाई थी और उसने एक वेरिएबल स्ट्रिंग के अंदर रखा था, तो यहाँ पे भी मैंने एक स्ट्रिंग के अंदर ये क्यूरी रखी हुई है। और ये माई एसक्यूएल क्यूरी जो है ना ये एग्जीक्यूट करता है क्यूरी के। इसके 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक तो वो लिंक जो आपने डेटाबेस के साथ बनाया हुआ वो, और दूसरा वो स्ट्रिंग जिसको क्यूरी को आपने एग्जीक्यूट करना है। तो ये एसक्यूएल क्यूरी जो है वो इस वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई है, तो ये फंक्शन इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेगा और जब एग्जीक्यूट करेगा उसका रिजल्ट जो है वो रिजल्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। यहां तक तो ये जो कोड था ये पीएचपी का कोड था। और यहाँ पे ये जो कोड आपको नजर आ रहा है ये एचटीएमएल का कोड है। ये हमने टेबल क्रिएट किया है, उसका बॉर्डर एक लगाया है, आपने पढ़ा हुआ है। उसके बाद टेबल रॉ क्रिएट किया, उसकी हेडिंग हमने आईडी रखी है, फिर हमने नेम उसकी हेडिंग रखी है, दूसरा कॉलम, फिर तीसरा कॉलम फादर नेम, और चौथा कॉलम जो है वो एड्रेस। तो 4 कॉलम जो है वो मैंने एक टेबल के क्रिएट किए हैं और ये एचटीएमएल यूज किया है। उसके बाद मुझे फिर पीएचपी की जरूरत पड़ेगी तो मैंने फॉरन पीएचपी कोड को स्टार्ट किया है। ये जो साइन है इंडिकेट करता है कि पीएचपी का कोर्स स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। इफ रिजल्ट, यानी कि यहाँ पे ट्रू रिटर्न होगा तो इसका मतलब है कि ये क्यूरी ने रिजल्ट ट्रू रिटर्न किया है। और अगर ये रिजल्ट ट्रू नहीं रिटर्न होता तो इसका मतलब है कि क्यूरी प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं हुई, कोई एरर आया। तो ये ट्रू है, ट्रू होने की सूरत में वो नीचे आएगा जी। अब हमारे पास रिजल्ट वेरिएबल के अंदर ये जो क्यूरी एग्जीक्यूट हुई थी ये अरे की सूरत में इसके अंदर रिजल्ट पड़ा होगा, 2 4 10 जितनी भी रॉज रिट्रीव की हैं वो रॉज जो है वो रिजल्ट के अंदर स्टोर है। तो माई एसक्यूएल फेच अरे जो है वो क्यूरी क्या करती है, इस अरे में से आपका रिजल्ट रिट्रीव करेगी और इस रॉ वेरिएबल के अंदर स्टोर करेगी। रॉ वेरिएबल के अंदर जो है वो एज ए अरे की सूरत में स्टोर करेगी और ये कंडीशन ट्रू होगी तो नीचे आ जाएगा। अब आईडी, ये वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है ये डेटाबेस का वेरिएबल है और ये नेम भी डेटाबेस का वेरिएबल है। ये इको फंक्शन जो है ये प्रिंट करने के लिए स्क्रीन के ऊपर ये आपका इको स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा है, जैसा प्रिंट एफ आप यूज करते थे या सिस्टम आउट फंक्शन यूज करते थे। तो ये 4 फील्ड्स हैं जो कि डेटाबेस के अंदर आपने रखे हैं, उनके नाम मैंने रखे हुए हैं। और ये हमने टी आर का टैग यूज किया हुआ है, टी आर यानी कि टेबल रॉ। ये बेसिकली अब ये कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, ये जो टीडी है ये बेसिकली एचटीएमएल का कोड है और टीडी के अंदर यहाँ पे हमने पीएचपी का कोड दिया हुआ है। और जैसे पीएचपी का कोड शुरू किया साथ ही हमने क्लोज कर दिया, फिर हमने एचटीएमएल को यूज किया है। इसी तरह जब हमने एचटीएमएल को यूज किया और जब जैसे ही हमने पीएचपी का कोड यूज करना है तो फिर हमने पीएचपी के कोड के लिए वो पीएचपी का स्टार्ट किया और फिर क्लोज किया उसको। तो जहां जहां पे हमें पीएचपी का कोर्स पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी, हम फौरन उसको ओपन करेंगे और फौरन ही क्लोज करेंगे।
और यहाँ साथ साथ HTML का कोड भी यूज हो रहा है। तो ये जितनी भी रॉज रिट्रीव होंगी ये लूप चलता रहेगा और तमाम की तमाम रॉज जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगी अनटिल के जब तक के रॉ जो है वो डिस्प्ले नहीं होता। अब ये जो टेबल था, जिस पर्सन का टेबल था मेरे पास, टेबल का नाम पर्सन है जिसमें से मैं रिकॉर्ड रिट्रीव कर रहा हूँ। डेटाबेस जो थी वो मेरी एसकेपी के नाम से थी जिसको मैंने कनेक्ट किया है। लेट्स सी कि हम देखते हैं कि ये जो रॉज हैं ये किस तरह है हमारे पास। बेसिकली मैं आपके साथ शेयर करता हूँ स्क्रीन। ये हमारे पास जो है देखें तो ये PHP एडमन है, एडमन का पैनल आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे एसकेपी की डेटाबेस जो है ये मेरे पास है। इसमें ये पर्सन के नाम का टेबल था और पर्सन के नाम के टेबल पे क्लिक किया तो मेरे पास इस टाइम ये 4 फील्ड नजर आ रहे हैं। ये हम डेटाबेस के अंदर अभी मौजूद हैं डायरेक्टली और ये उसके 2 रिकॉर्ड हैं। अब इन हमने जो कोड लिखा था PHP का, उस PHP के कोड को रन करते हैं। तो बेसिकली लोकल होस्ट आप टाइप करेंगे URL में और डिस्प्ले डाटा डॉट PHP, ये मैंने फाइल का नाम रखा था जो मैंने अभी आपको कोडिंग दिखाई है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके सामने जो है ये देखें ये रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया स्क्रीन के ऊपर। अब आप इसको चाहे कलर करें, उसको उसमें उसकी लेआउट को चेंज करना है वो फिर आप HTML को यूज करते हुए या CSS को यूज करते हुए इसकी जो है फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो हमने कोड अभी देखा था दैट इज डिस्प्ले, रिकॉर्ड को डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है जी। इसी तरह हम एक और जो है उसको देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट एक और कोडिंग है। अब अगर ये तो सारे का सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है, मैं कहता हूं जी कि सिर्फ और सिर्फ यूजर के पास डिस्प्ले हो रही हो वैल्यूज और यूजर जो है उस वैल्यूज के थ्रू जो है उसको जो है रिकॉर्ड को डिस्प्ले करे। तो हमारे पास ये बेसिकली इनपुट, ये टेक्स्ट बॉक्स नजर आ रहा होगा आपके सामने और एक बटन नजर आ रहा होगा। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप टाइप करेंगे, जो वैल्यू आप टाइप करेंगे वो वैल्यू वो s.php की फाइल है उसमें जाएगा और s.php की फाइल में मेथड हमने पोस्ट यूज किया है। अब मैंने आप ऑलरेडी बता चुका हूं कि 2 मेथड होते हैं, गेट एंड पोस्ट। तो बेसिकली पोस्ट मेथड जो है वो डाटा रिट्रीव करने के लिए यूज होता है। तो s.h की फाइल अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले हमने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया है डेटाबेस के साथ और हमने अब कंप्यूटर नाम की डेटाबेस मेरे पास एक अवेलेबल है उसको मैंने कनेक्ट किया और मैंने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया MySQL के साथ। अगर कनेक्शन नहीं बनता तो फिर एरर जनरेट होगा और अगर कनेक्शन बन जाता है तो इको की सूरत में कनेक्शन सक्सेसफुली मैसेज भी डिस्प्ले होगा और साथ ये वैल्यू टू सर्च, ये वो टेक्स्ट बॉक्स है जो कि उस फॉर्म के ऊपर मौजूद था, इस फॉर्म के अंदर जिसका नाम हमने वैल्यू टू सर्च रखा था। ये फॉर्म के अंदर जो भी यूजर ने वैल्यू टाइप की होगी तो ये मेमोरी वेरिएबल है वैल्यू टू सर्च उसके अंदर रख देगा टेप, यानी कि टेक्स्ट की वैल्यू, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू किसके अंदर रख देगा, वैल्यू टू सर्च के अंदर रख देगा। उसके बाद हमने क्यूरी एग्जीक्यूट की। क्यूरी में हमने सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम लैपटॉप, टेबल का नाम है यानी कि उस टेबल में से रिट्रीव करे, टेबल में से स्टैटिक का मतलब तमाम के तमाम फील्ड, कौन से रिकॉर्ड को जिसका आईडी उस यूजर ने जो टाइप किया उस आईडी से मैच करता है सिर्फ वो रिकॉर्ड रिट्रीव करे। उसके बाद ये क्यूरी MySQL क्यूरी जो है इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेगा। इसके 2 पैरामीटर हैं, कनेक्शन वाला जो अभी हमने यहाँ पे ये कनेक्शन एस्टेब्लिश किया था इसका, और दूसरा जो है वो क्यूरी ये एग्जीक्यूट होगी और अगर ये एग्जीक्यूट होने के बाद ट्रू रिट्रीव होती है तो इसका मतलब है रिकॉर्ड मिल गया है। रिकॉर्ड मिलने की सूरत में जो है हमने लूप लगाया है, अगर एक से ज्यादा रिकॉर्ड होगा तो वो एग्जीक्यूट होगा और सारे रिकॉर्ड रिट्रीव करेगा। और इसमें हमारे पास हमने हेडिंग डिस्प्ले की है आईडी, लैपटॉप और प्राइसेस। ये इतना जो है ये बेसिकली हमारे पास वो है क्या कहते हैं इसका, सॉरी, बेसिकली हेडिंग डिस्प्ले की है HTML की। उसके बाद इसमें हमारे पास आईडी है, आईडी का टेबल फील्ड जो है वो डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा, उसकी जो भी वैल्यू है वो डिस्प्ले करे स्क्रीन के अंदर। लैपटॉप, लैपटॉप की जो वैल्यू स्टोर हुई हुई है उसको डिस्प्ले करे और जो प्राइस है उसको डिस्प्ले करे और ये लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अब अगर हम ये सारी कोडिंग मैंने आपको एक्सप्लेन की है, अगर इस कोडिंग को आप एग्जीक्यूट करेंगे तो इस कोडिंग की एग्जीक्यूशन जो है सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास जो टेबल डेटाबेस है उसको हम देखते हैं।
जी, मैं जिस डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया था उसका नाम था कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर हमारे पास लैपटॉप के नाम का जो है टेबल था। अब ये देखिए आपके पास ये आईडी, लैपटॉप और प्राइस, और ये इसके आईडीज हैं, ये डिस्प्ले हो रहे हैं। अब हमने जो फाइल एग्जीक्यूट करनी है वो मैंने आपको बताई थी कि हमारे पास s.php के नाम से फाइल है। यहाँ पे आप यूआरएल ओपन करके लोकल होस्ट /s.php की फाइल थी जो कि सिलेक्शन के लिए थी। यहाँ पे आप क्लिक करें। जी एक मिनट जी, देखें इसमें एरर क्यों आया जी। select form डॉट php फाइल है। select form की फाइल आपने एग्जीक्यूट करनी है, select form डॉट php। जी ये अब यहाँ पे आप आईडी आपने टाइप करनी है। लेट्स से कि मैं 2 आईडी टाइप की है। अब जैसे आप सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो आपकी आप जो है फौरन जंप कर जाएंगे। कहाँ पे जंप कर जाएंगे? आप वो इस फाइल के ऊपर जंप कर जाएंगे। ये जो फाइल आपके सामने नजर आ रही है, यानी कि इस फाइल पे जंप कर जाएंगे। वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा और उसका आईडी रिट्रीव करेगा और क्यूरी को एग्जीक्यूट करेगा। क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के बाद इस रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा। लेट्स सी कि ये हमारे पास एग्जीक्यूट होती है कमांड। मैंने ये क्यूरी लिख दी है, वैल्यूज दे दी है, और वैल्यूज देने के बाद ये अब मैं सर्च रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिएगा उसने आईडी भी दिखा दिया, उसने लैपटॉप का नाम भी उठा लिया और उसकी प्राइस भी उठा ली। अब आप ये सिलेक्शन बेस है। लेट्स सी मैं इस पे 4 वैल्यू टाइप करता हूँ, सर्च रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ दोबारा, तो ये देखिएगा अब उसने सर्च करने के बाद आपको आईडी नंबर 4 जो था उसके उसका रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले कर दिया है। तो ये हमारे पास सर्चिंग का कोड था। अगर आपने सेलेक्ट करके सर्चिंग करनी है तो उसके लिए आप जो है आपके पास ये कोड था। तो ये हमारे पास, मैं आपको पीएचपी में कोडिंग जो थी डिफरेंट, जो कि हम आपको प्रोजेक्ट के अंदर भी जो है एडवांटेज मिलेगा इसका, और वैसे भी आपको थोड़ी सी कोडिंग आप जो स्टडी कर रहे हैं बुक के अंदर उसके लिए भी हेल्पफुल होगी। अब अगर आपने कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए भी सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्म है वो फॉर्म ये है कि हम सबसे पहले एक फॉर्म बनाया जिसके अंदर यूजर जो है कोई वैल्यू इंटर करेगा और उस वैल्यू के अगेंस्ट सबसे पहले वो सर्च करेगा कि वो रिकॉर्ड भी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता टेबल के अंदर। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो फिर उस रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो वो डिलीट भी कर दे। तो बेसिकली ये हम यहाँ पे कर रहे हैं। और क्या कोड क्या है? ये पहली लाइन जो है ये सिर्फ एक टेक्स्ट बॉक्स को डिस्प्ले करेगी। ये HTML का कोड है। तो ये रिकॉर्ड जो है, सॉरी, टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले होगा और ये नीचे एक बटन डिस्प्ले होगा। जैसे ही यूजर उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई वैल्यू एंटर करके सर्च बटन पे क्लिक करेगा तो आपका जो कंट्रोल है वो रीडायरेक्ट होगा डिलीट फॉर्म डॉट php फाइल के ऊपर। यानी कि ये डिलीट फॉर्म php की फाइल है। और इस फाइल में क्या है, ये भी बड़ी सिंपल सी फाइल है। इसके अंदर ये यहाँ तक हमने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जो अभी हमने पीछे कर किया था दो दो फाइल्स के अंदर। अगर कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता तो मैसेज आएगा कि एरर है, कनेक्शन नहीं एस्टेब्लिश हो रहा। और अगर हो जाता है तो एल्स आपको कनेक्टेड का मैसेज सक्सेसफुली डिस्प्ले हो जाएगा। फिर अगर कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है तो यूजर ने जो वैल्यू उस टेक्स्ट बॉक्स में टाइप की थी उसको उठाए और ये मेमोरी वेरिएबल है वैल्यू उसके अंदर रख दे। सपोज यूजर ने 2 टाइप किया था, 2 जो है वो इसके अंदर जो है स्टोर हो जाएगा वैल्यू वेरिएबल के अंदर। ये प्रिंट भी करवा के कंफर्म करने के लिए कि वाकई 2 वैल्यू प्रिंट की थी, ये इको का हमने किया, अदरवाइज इसको खत्म करना है तो आप खत्म भी कर सकते हैं। तो वो 2 वैल्यू जो है वो आपकी प्रिंट होगी, वो वैल्यू मेमोरी वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई है। और उसके बाद एक क्यूरी एग्जीक्यूट होगी। ये डिलीट की क्यूरी है। माई एसक्यूएल मैंने आप लोगों को करवाई थी, वो क्यूरीज जो हमने स्टडी की हैं वही क्यूरीज यहाँ पे यूज हो रही हैं। वही क्यूरीज आपकी ई कॉमर्स की बुक के अंदर यूज हो रही हैं। कोई नई चीज नहीं है, सारी वो हमने स्टडी कर ली है। इसीलिए मैंने माई एसक्यूएल आपको काफी डिटेल में करवाई थी ताकि आप लोगों के लिए इजी हो। तो डिलीट फ्रॉम लैपटॉप टेबल का नाम है, और कौन सी वैल्यू को, वेयर, यानी कि ये जो यूजर ने आईडी प्रेस किया है उसकी वैल्यू अगर वो टेबल के अंदर मिलती है कि उस रिकॉर्ड को डिलीट कर दे। डिलीट का मतलब रिकॉर्ड टेबल में से डिलीट करना। और ये क्यूरी हमने एक वेरिएबल के अंदर रख ली बना के।
और माई एसक्यूएल क्यूरी जो है ये क्यूरी एग्जीक्यूट करता है, ये फंक्शन है माई एसक्यूएल का। इसके दो पैरामीटर हैं, कनेक्शन, ये जो अभी आपने कनेक्शन बनाया है डेटाबेस के साथ वो, और क्यूरी जो आपने क्यूरी बनाई है वो, ये एग्जीक्यूट होगी। और अगर ये ट्रू रिट्रीव होगा तो रिकॉर्ड डिलीट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, अदरवाइज वो कहेगा जी ट्राई अगेन, दोबारा कीजिए। अब इस प्रोग्राम को जो है हम अगर एग्जीक्यूट करना चाहें तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी, डाटाबेस के अंदर हमारे पास ये रिकॉर्ड मौजूद होने चाहिए। नहीं जी, डेल फॉर्म के नाम से फाइल बनाई थी, डेल फॉर्म डॉट php, ये वो फाइल है जिसको हम चलाना चाह रहे हैं। जैसे मैंने चलाया यहाँ पे वो आपसे अब पूछ रहा है कि हाँ जी आईडी इंटर करें, किस रिकॉर्ड को डिलीट करना है। ले जी मैं कहता हूँ रिकॉर्ड नंबर 2 जो है उसको फाइंड आउट करके उसको डिलीट कर दे डाटाबेस के अंदर। तो आपके पास जो डाटाबेस मौजूद है इसमें ये देखें, ये दो रिकॉर्ड नंबर कोड टू डू और 15,000 प्राइस लिखी हुई है। ये रिकॉर्ड अगर उसको फाइंड आउट होता है तो वो इसको डिलीट करेगा। जो अभी मैं क्यूरी एग्जीक्यूट करने लगा हूँ, सर्च रिकॉर्ड पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, ले जी ये कनेक्टेड सक्सेसफुली और रिकॉर्ड डिलीटेड का मैसेज आ गया। कंफर्म करते हैं हम डेटाबेस के अंदर कि वाकई ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया। मैं इसको फ्रेश करता हूँ तो ये 2 नंबर आईडी जो है ये डिलीट होना चाहिए। तो जैसे हमने रिफ्रेश किया है इसको, लोड होता है तो देखते हैं कि रिकॉर्ड डिलीट हो गया। ये लीजिए कि 2 नंबर रिकॉर्ड जो था वो डिलीट हो गया। तो ये अब हमने पीएचपी के कोड जो था उसके जरिए हमने इस रिकॉर्ड को जो है डिलीट किया कनेक्शन बनाने के बाद। तो ये हमने कुछ पीएचपी का कोड था जो कि हमने स्टडी किया। अगर हम अब आए, अब आपको मैंने पीएचपी के अंदर डेटाबेस का कनेक्शन, डेटाबेस क्रिएट किस तरह करते हैं पीएचपी के थ्रू, डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड किस तरह इंसर्ट करते हैं पीएचपी के जरिए, डिलीट किस तरह करते हैं, सर्च किस तरह करते हैं, ये सारी जो है ना कनेक्शन के थ्रू मैंने आपको करवाई है ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके इन केस अगर आप प्रोजेक्ट वगैरह पे भी काम करते हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि कनेक्शन किस तरह स्टैब्लिश होता है। तो ये अब हम वापस बुक की तरफ आते हैं, जो बुक पे हमने टॉपिक स्टडी किए थे, जहां से छोड़ा था वहां से हम कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट टाइम प्रोडक्ट का जो था मॉडल स्टडी किया था, जो कि हम देख रहे थे कि मॉडल का कोड देखा था। अब वो कहता है जी कि मॉडल के बाद आपको पता है एमवीसी हम देख जो है इस फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट किया गया है इस बुक में थ्रू आउट द पूरी आपकी जो वेबसाइट है उसमें एमवीसी है, यानी कि मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल का कोड हो गया, कंट्रोलर का कोड हमने अब देखना है कि कंट्रोलर में क्या यूज कर रहा है वो बेसिकली। तो कंट्रोलर के कोड के लिए जो है हम देखते हैं कि कंट्रोलर में वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। बेसिकली इसमें उसने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोडिंग यूज की हुई है, जो कि आप लोग जावा में आप लोगों ने स्टडी की है। तो इसको हम देख लेते हैं, सिंपल उसी तरह कोड है ये। प्रोडक्ट कंट्रोलर के नाम से उसने क्लास बनाई है, उसके बाद उसने रजिस्ट्री के नाम का वेरिएबल रखा है और मॉडल के नाम का वेरिएबल रखा है, जिसमें रजिस्ट्री का रेफरेंस होगा। आपको पता है रजिस्ट्री हमने फ्रेमवर्क में रखी हुई है जो कि कॉमन प्लेस है जहां से तमाम ऑब्जेक्ट एक्सेस होंगे। यहाँ पे ये मॉडल के नाम से हमने एक रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर किया है। कंस्ट्रक्टर जो है वो फंक्शन जो है ये मैजिक कंस्ट्रक्टर कहलाते हैं पीएचपी के अंदर। मैजिक कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं, और यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर जो है वो इग्नोर होता है, और मैजिक कंस्ट्रक्टर अगर आपने दोनों डिफाइन किए हैं तो वो कॉल होगा। इसमें आपके पास पैरामीटर है, और पैरामीटर डायरेक्ट कॉल के नाम से बुलियन है, और एक रजिस्ट्री का वेरिएबल है। दो पैरामीटर पास हुए हैं। रजिस्ट्री वेरिएबल जो है उसकी जो भी वैल्यू होगी वो उठा के क्लास वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देगा। और अगर ये डायरेक्ट कॉल की वैल्यू यानी कि बुलियन वैल्यू है ट्रू है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट व्यू का फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो, और प्रोडक्ट व्यू का फंक्शन जो है वो कंट्रोल यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। और ये प्रोडक्ट व्यू का फंक्शन है। प्रोडक्ट व्यू के अंदर सिंपल व्यू उसने जनरेट किए हैं, इस तरह के पीछे हमने देखा था उसमें पेज के कंटेंट्स के लिए उसने क्रिएट किए थे। तो बेसिकली कंटेंट्स जो क्रिएट होते हैं वो नॉर्मली टेम्पलेट यूज किए हैं उसने। तो बेसिकली प्रोडक्ट डाटा का वेरिएबल जो है इसमें गेट डाटा फंक्शन जो है डाटा रिट्रीव करके जो है डाटाबेस ये मॉडल के अंदर जो वैल्यू पास हुई है वो गेट डाटा के जरिए एक्सेस करके प्रोडक्ट डाटा के अंदर स्टोर कर देगा। अब वो रजिस्ट्री में रजिस्ट्री के थ्रू जो है टेम्पलेट्स को कॉल कर रहा है। टेम्पलेट्स मैंने आपको बताया था कि बने बनाए प्री फॉर्मेट है, और ये फॉर्मेट जो है बेसिकली डिस्प्ले करने के लिए यूज होते हैं। और मोस्टली डेवलपर और डिजाइनर जो है टेम्पलेट्स यूज करते हैं ताकि टाइम भी सेविंग हो जाए और बने बनाए
जो लेआउट्स हैं उनको यूज कर लिया जाए। तो डाटा टू टैग एक फंक्शन है जो कि टैग्स में कन्वर्ट करता है डाटा को। किस डाटा को कन्वर्ट करेगा? ये जो प्रोडक्ट का डाटा हमने रिट्रीव किया है इसको कन्वर्ट करेगा और उसको डिस्प्ले करेगा। इसी तरह उसके पेजेस गेट की हैं। पेजेस जो है गेट पेज का फंक्शन, ये लास्ट कोडिंग में भी हम देख चुके हैं कि पेज जो है, और मेटा मेटा का मेटा कीवर्ड्स भी स्टोर हुए हैं। लास्ट प्रीवियस देखा पेज से रेलिवेंट जो है मेटा कीवर्ड्स की इंफॉर्मेशन जो है वो रिट्रीव हुई है। अच्छा जी, इसमें हमारे पास मेटा कीवर्ड्स उसको हमने रिट्रीव किया। मेटा डिस्क्रिप्शन को, ये ऑलरेडी हमारे पीछे प्रीवियस कोडिंग थी उसमें हमने ये तमाम टेबल्स जो क्रिएट किए थे उनके अंदर ये इंफॉर्मेशन हमने स्टोर करवाई थी कि मेटा कीवर्ड्स किसी पेज से रेलेवेंट, मेटा डिस्क्रिप्शन, और ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर करवाई है। और ये रजिस्ट्री वेरिएबल के जरिए हम उसको टेम्पलेट के जरिए एक्सेस कर रहे हैं ताकि एक्सेस हो रजिस्ट्री के थ्रू वो टेम्पलेट, और उसकी जो वैल्यूज हैं उनको मेटा रिपोर्ट्स की इंफॉर्मेशन। तो ये सारे इंफॉर्मेशन जो है दैट इज प्रोडक्ट एंड पेज इंफॉर्मेशन, जो कि हम प्रीवियस टेबल्स क्रिएट करके उनके अंदर ये वैल्यूज फील्ड क्रिएट कर चुके हैं, इनको रिट्रीव कर रहा है। और ये वैल्यू जो है मॉडल के थ्रू जो है, मॉडल कोडिंग जो हमने पीछे स्टडी की है, मॉडल कोड के जरिए रिट्रीव करके इसको डिस्प्ले कर रहे हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि हर पेज के ऊपर हेडर एंड फुटर होता है। तो ये प्रोडक्ट टीपीएल जो है ये एक टेम्पलेट है, हेडर डॉट टीपीएल ये एक टेम्पलेट है, और फुटर डॉट टीपीएल ये दूसरा टेम्पलेट है। यानी कि 3 टेम्पलेट्स जो हैं वो हमने रिट्रीव किए हैं इस कोड के जरिए। और उसके बाद जो है उसको हमने टाइटल सेट टाइटल कमांड यूज करते हुए डिस्प्ले करवाया है। अगर तो ये जो है डाटा रिट्रीव होता है तो तब ये कोड आपका एग्जीक्यूट होगा। इन केस अगर वो पेज नहीं मिलता तो वो एल्स की सूरत में आएगा। ये जो इफ हमने यहाँ पे देखा था, ये इफ अगर नहीं रिट्रीव होता तो एल्स की सूरत में वो यहाँ पे आएगा और आपको कहेगा कि ये पेज नॉट फाउंड का फंक्शन जो है, यानी कि यूजर ने कोई ऐसी प्रोडक्ट जो है उसका पाथ दिया है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जब प्रोडक्ट मिला ही नहीं है उसको मॉडल में से, यानी कि डेटाबेस में से जब प्रोडक्ट नहीं मिले तो प्रोडक्ट नॉट फाउंड का फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा। प्रोडक्ट नॉट फाउंड का फंक्शन जो एग्जीक्यूट होगा, कंट्रोल यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे हमने प्रोडक्ट फाउंड फंक्शन में क्या लिखा है, हमने रजिस्ट्री ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए टेम्पलेट्स, और फिर हमने हेडर और फुटर, तो हमें वही टेम्पलेट चाहिए। हम इनवैलिड प्रोडक्ट डॉट टीपीएल ये एक हमने टेम्पलेट क्रिएट किया था जिसके अंदर 404 का एरर हमने 2 लाइनें लिख के रखी हुई हैं। तो बेसिकली हेडर एंड फुटर पेज का सेम एज इट होगा, और इनवैलिड प्रोडक्ट का जो टेम्पलेट होगा वो एग्जीक्यूट होगा और कोडिंग जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो है बेसिकली इसमें हमने जो देखी है कोडिंग, वो हमने कंट्रोलर की कोडिंग देखी थी। कंट्रोलर की कोडिंग में हमने जो है प्रोडक्ट के बारे में स्टडी किया था। तो ये जो बुक है हमारे पास, इसमें हम अगर देखें तो हमारे पास यहां तक हमने इसको स्टडी कर लिया है। अब तक जो हमने स्टडी किया है उसमें हमारे पास जो है प्रोडक्ट को हमने देखा था, सिर्फ जस्ट प्रोडक्ट थी, और प्रोडक्ट्स के हमने मॉडल को भी देखा, और प्रोडक्ट के अंदर हमने उसके कंट्रोलर को भी देखा। अब आता है बात कैटेगरीज की, कि कैटेगरीज जो हैं वो किस तरह जो है मैनेज होंगी, मैनिपुलेट होंगी, उनके कोड्स जो हैं वो किस तरह जो है वर्किंग करेंगे आपके वेब एप्लीकेशन के अंदर। तो कंट्रोलर कैटेगरी के भी आपके पास 2 तरह की होंगी, वैसे तो 3 है बेसिकली। टेम्पलेट्स भी होंगे, लेकिन टेम्पलेट्स बने बनाए हैं, वो तो जस्ट कंट्रोलर उनको डाटा पास ऑन करेगा और टेम्पलेट्स जो है वो रिकॉर्ड डिस्प्ले कर देंगे। बट आपको मॉडल और कंट्रोलर, ये 2 चीजें जो हैं कैटेगरी के लिए आपको इसकी कोडिंग करनी पड़ेगी। तो प्रोडक्ट के लिए जिस तरह आपने प्रोडक्ट के लिए मॉडल और कंट्रोलर बनाए थे वहां पे भी होगा, लेकिन मेन डिफरेंस क्या है, कहता है नॉट मैनी टेबल नीडेड टू रेफरेंस टू गेट द डिटेल ऑफ कैटेगरी। प्रोडक्ट में जितने टेबल्स यूज हुए थे रेफरेंस के तौर पर,
यहाँ पे कैटेगरी में इतने ज्यादा नहीं है। आपने देखा था वहां पे हमने फॉरेन कीज जनरेट की हुई थी, प्राइमरी और फॉरेन की का रिलेशन बनाया था, तो बहुत सारे टेबल में से डाटा जो है वो रिट्रीव हो रहा था, तो इसलिए हमें रेफरेंस की रिकॉर्ड। और कैटेगरी नीड टू लिस्ट प्रोडक्ट कंटेन रेफरेंस विद इन दैम, यानी कि सिर्फ वो कैटेगरी जिसके अंदर प्रोडक्ट मौजूद होगा सिर्फ उनके रेफरेंस ही रिक्वायर्ड होंगे। अगर 10 प्रोडक्ट्स हैं और 10 प्रोडक्ट्स में से सिर्फ दो प्रोडक्ट्स एक कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, तो सिर्फ उस दो के रेफरेंस जो है उस कैटेगरी के अंदर होंगे, सारी प्रोडक्ट्स के नहीं होंगे। क्योंकि वो जो प्रोडक्ट जैसे जस्ट हम कहते हैं जी इलेक्ट्रॉनिक्स की है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो है मेन कैटेगरी शो हो रही है, तो मेन कैटेगरी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर फर्दर अगर जाए तो वहां पे आपके पास रेफ्रिजरेटर्स हैं, एसीज हैं, और उसके बाद फिर आगे आपके पास टीवी या सो ऑन इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं। तो रेफ्रिजरेटर के अंदर जाते हैं तो वहां पे आपके पास जो प्रोडक्ट है सिर्फ उसके रेफरेंस उसको चाहिए होंगे, बाकी प्रोडक्ट्स की रेफरेंस नहीं चाहिए होंगे। जो अगर आपके पास एसी की कैटेगरी है, सब कैटेगरी आगे टीवी की है, तो उनके रेफरेंस नहीं चाहिए, जस्ट कैटेगरी जो कि उस कैटेगरी से बिलोंग करती है प्रोडक्ट उसके चाहिए। तो कैटेगरीज जो हैं वो बेसिकली अगर कैटेगरीज खाली है तो फिर तो उसकी रिक्वायर्ड उसको तो कोई चीज रिक्वायर्ड ही नहीं है, अगर खाली कैटेगरी उसके अंदर कोई प्रोडक्ट अभी तक है ही नहीं। तो दैट्स वाई सबसे पहले जो कैटेगरी का जो हमारे पास कोड है वो हम सबसे पहले मॉडल्स जो है मॉडल को देखेंगे कि मॉडल जो है वो कैसे वर्किंग करेगा। कि अगर आपने कैटेगरी के लिए प्रोडक्ट बनानी है, सॉरी कैटेगरी डेवलप करनी है, तो उसमें मॉडल की कोडिंग जो है वो कैसे वर्किंग करेगी। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हम मॉडल ही को देखने चले हैं। तो मॉडल में सबसे पहले हमारे पास अगर आपके पास कैटेगरी है और उसके आगे सब कैटेगरी है तो उसको किस तरह हैंडल किया और उसको टेम्पलेट्स जो है वो किस तरह यूज करेंगे। तो यहाँ हमारे पास क्लास कैटेगरी के नाम से हमने डिफाइन किया है। ये इसके कुछ लोकल इंस्टेंस वेरिएबल है, मेमोरी वेरिएबल्स हैं, और जो है उनकी कुछ जो है जिनके अंदर वैल्यूज रखवाई हुई हैं वो न्यूमेरिक टाइप हैं, और कुछ जो है वो बेसिकली स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल्स होंगे जिनको हमने डिफाइन किया है यहाँ पे। तो बेसिकली सिंपल कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होगा, और ये रजिस्ट्री वेरिएबल जो है जो कि हम पीछे प्रोडक्ट में भी देख चुके हैं ये पास ऑन होगा, और साथ कैटेगरी का जो है कैटेगरी पाथ का फंक्शन वो सॉरी पैरामीटर जो है वो वैल्यू पास होगी। कैटेगरी पाथ में जो भी यूआरएल आया होगा, क्योंकि यूजर ने जो कैटेगरी एक्सेस करनी है वो एज ए यूआरएल जो है वो पास ऑन होगा। इसी तरह प्रोडक्ट का भी यूआरएल पास ऑन हो रहा था कि यूआरएल कौन सा एक्सेस, जो यूजर कौन से प्रोडक्ट को एक्सेस करना चाह रहा है वो यूआरएल की सूरत में आएगा। वो जब आप टाइप करते हैं www जो भी वेबसाइट का नाम है स्लैश आ गया, फिर कैटेगरी और स्लैश प्रोडक्ट था, या इसी तरह कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी है, तो वो पूरा यूआरएल पास ऑन होगा। और वो यूआरएल जो है वो हमने स्टोर करवाया है, यूआरएल पाथ वेरिएबल है जो कि ये इसका इंस्टेंस वेरिएबल है मैम कैटेगरी का, उसके अंदर स्टोर करवा दिया। और उसके बाद हमने गेट कैटेगरी के फंक्शन को कॉल ऑन किया। दैट इज अ कंस्ट्रक्टर, इट्स मीन कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इन अ मेमोरी दैट फंक्शन विल ऑटोमेटिकली कॉल। ये फंक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा जैसे ही ये क्लास जो है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। जी कैटेगरी फंक्शन के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास गेट कैटेगरी फंक्शन के अंदर बेसिकली क्यूरी है, और ये क्यूरीज ऑलमोस्ट जो हमने स्टडी की हुई है, इसमें कुछ नेस्टेड क्यूरी भी हैं, सब क्यूरीज जिसे हम कह सकते हैं वो भी हैं, और तमाम की तमाम क्यूरीज में अब अगर देखा जाए तो आपके पास एलियस यूज किया हुआ है। एलियस मीन के आप एक टेबल को जो है निक नेम के तौर पर अगर आप उसको एक्सेस करना चाहें तो उसके साथ आप यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली सेलेक्ट सी डॉट आई डी, उसके बाद एक्टिव सिक्योर, ये फील्ड्स वो फील्ड्स हैं जो कि पीछे प्रीवियस हमने डेटाबेस के अंदर क्रिएट कर चुके हैं। और मैं पहले बता चुका हूं कि क्यूरीज जितनी भी हैं उनको क्रिएट टेबल की उनको एक दफा लाजमी देख लीजिएगा। अक्सर और पेशतर पेपर के अंदर वो यही पूछ लेते हैं कि क्यूरी लिख दें फलाने टेबल की, प्रोडक्ट किस तरह प्रोडक्ट क्रिएट करने की क्या क्यूरी होगी या कैटेगरी क्रिएट करने की क्या क्यूरी होगी। तो क्रिएट टेबल वाली क्यूरीज आपको पता होनी चाहिए, सिंपल सी हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बस सिर्फ फील्ड्स जो हैं वो आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन से फील्ड हैं। आपने उसकी हेडिंग, कंटेंट्स, मेटा कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन, मेटा रिपोर्ट्स, आप ये जो है आपने आउटर क्यूरी डिफाइन की है। इसी तरह आपने सिलेक्ट काउंट, स्टैटिक सारे काउंट करेगा, फ्रॉम
कंटेंट कंटेंट के टेबल में से, और उसके एलियस हमने CN डिफाइन किया। इसी तरह कंटेंट टाइप जो है वो एक टेबल है जिसके अंदर हमने CT के नाम से उसको एलियस डिफाइन किया है। ये बेसिकली दो टेबल्स हैं जिनके अंदर कंटेंट्स जो है अवेलेबल है, और ये टेबल्स पीछे हमने क्रिएट किए हुए हैं। तो अगर वो जो वैल्यू पास ऑन हुई है वो फील्ड, उसकी वैल्यूज जो है वो मैच कर जाती है उस टाइप से जो यूजर ने पास की है। इसी तरह C.reference, अगर वो कैटेगरी है, कैटेगरी पास ऑन हुआ है, और उसकी पेरेंट सब चाइल्ड और पेरेंट की जो है वो रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है इसके अंदर। वो कैसे कि बेसिकली अगर कोई एक मेन कैटेगरी और मेन कैटेगरी के आगे सब कैटेगरी है, तो वो भी हमने इसमें चेक करना है कि किधर पेरेंट और चाइल्ड वाला है, उसके पेरेंट का आईडी जो है उसके आईडी से मैच कर रहा है अगर यूजर उसने क्रिएट किया हुआ है एज नम सब कैटेगरी। ये तो बेसिकली डिस्प्ले होगा एज ए हेडिंग डिस्प्ले होगी। तो ये तमाम फील्ड्स रिट्रीव होंगे, ये जितने भी फील्ड्स हैं इस क्यूरी की एग्जीक्यूट होने में, यानी कि टाइटल, नेम, सिक्योर है, एक्टिव है या नहीं है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो रिट्रीव होगी अबाउट कैटेगरी। इसी तरह फिर हमने सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम काउंट, ये काउंट जो है बेसिकली हमारे पास एक टेबल है उसमें से, फिर कंटेंट टाइप में से, और फिर उसमें कैटेगरी की पिक्चर्स है। कैटेगरी ये आपके पास टेबल्स, और उसके बाद फिर हमने वेयर की कंडीशन लगाई है, अगर वो एक्टिव है, ट्रू है, और उसका आईडी उस पिक्चर के आईडी के साथ पिक्चर डॉट प्रोडक्ट आईडी से मैच कर रही है, यानी कि एंड कंडीशंस लगा के हमने चेक की हैं। साथ फिर कैटेगरी आईडी और उसकी वैल्यूज जो पास ऑन हुई है उसके साथ मैच कर रही है। अगर होती है एज नम प्रोडक्ट्स, यानी कि ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट उस कैटेगरी के अंदर जितनी होंगी उनको रिट्रीव करेगा, क्योंकि एक कैटेगरी के अंदर एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो सकती हैं, लिहाजा वो तमाम की तमाम प्रोडक्ट स्टैक काउंट जो है वो बेसिकली प्रोडक्ट्स काउंट कर रहा है कि कितने प्रोडक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं। इसी तरह हमारे पास ये सारे के सारे टेबल्स हैं जिनमें से वो मुख्तलिफ वर्जन में से भी, कंटेंट टाइप में से भी और कंटेंट में से भी डाटा रिट्रीव कर रहा है। थोड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड क्यूरी है, बट टेबल अगर आप लोगों ने पेपर के ऊपर सारे सामने ड्रॉ करके रखे हो और फिर इस क्यूरी को आप देखें तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि कहाँ से किस टेबल में से कौन सी वो चीज उठा रहा है। क्योंकि अभी इस टाइम सामने हमारे पास सारे टेबल मौजूद नहीं है। सम टाइम आप फील होता है कि शायद मुश्किल हो गया है, लेकिन मुश्किल नहीं है, चीजें सिंपल होती हैं। लेकिन टेबल आप लोग अगर अपने सामने बना के रख लें पेपर पे जितने भी, और फिर इस क्यूरी को सामने रख के देखें तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि कोई क्यूरी जो है वो एग्जैक्टली कर क्या रही है। इसी तरह वो URL पाथ जो यूजर ने टाइप किया है वो पाथ है, एग्जिस्ट करता है टेबल के अंदर, यूजर ने जो टाइप किया है। और लिमिट 1 यानी कि एक रिकॉर्ड जो है, करंट रिवीजन का मतलब मैंने बताया था कि वर्जनिंग होती है ई कॉमर्स के अंदर। जितने भी आपकी एप्लीकेशन डेवलप होती हैं, आपको पता है कि जब सॉफ्टवेयर अपडेट होता है या उसके अंदर नए फीचर आते हैं तो उसका वर्जन अपडेट होता है। तो इसी तरह ये SQL ई कॉमर्स के अंदर जो पेजेस हैं, जब किसी पेज के कोई कंटेंट अपडेट होते हैं या उसमें अमेंडमेंट होती है तो उसका एक वर्जन जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है, एक वर्जन, और पुराना वाला वर्जन जो है वो इनएक्टिव हो जाता है। करंट वर्जन जो है, रिवीजन जो है वो एक्टिव रहती है। तो ये बेसिकली उस चीज को जो है यहाँ पे हैंडल किया है कि करंट रिवीजन जो है करंट वर्जन में से ही वो प्रोडक्ट को देख रहा है जो अवेलेबल है, यानी कि प्रीवियस वर्जन में से तो कोई नहीं है। तो ये बेसिकली सारी क्यूरी जो है ये बिल्ड करके SQL वेरिएबल के अंदर हमने रख दी है। उसके बाद आपके पास ये एग्जीक्यूट क्यूरी का फंक्शन है जो कि सेकंड चैप्टर में हमने देखा था। जैसे ही SQL इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेगा, जैसे अभी हमने देखा था कि क्यूरी एग्जीक्यूशन के लिए फंक्शन होते हैं, और अगर ये वैल्यू क्यूरी एग्जीक्यूट होती है और नंबर ऑफ रॉ फंक्शन एक रिटर्न करता है, इसका मतलब है कि उसको रिकॉर्ड मिल गया है। रिकॉर्ड अगर मिल गया है तो इज वैलिड को ट्रू कर दे। गेट रॉज फंक्शन जो है वो रॉज गेट करेगा, उसमें से सारी की सारी रॉज गेट करेगा। डाटा अरे की सूरत में रिट्रीव होगा, उसकी सब कैटेगरी और उसकी प्रोडक्ट सारी की सारी वो रिट्रीव होंगी एज ए अरे की सूरत में, क्योंकि कैटेगरी की भी एक से ज्यादा वैल्यूज हैं और प्रोडक्ट की भी एक से ज्यादा वैल्यूज हैं। वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर कैटेगरी और प्रोडक्ट के अंदर जो है वो हमने स्टोर करवा दी है। अब वो चेक करता है कि जी जो कैटेगरी है, सब कैटेगरी, नंबर ऑफ सब कैटेगरी इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि
नॉट इक्वल टू 0, कैटेगरी है सब कैटेगरी, तो आप उसको चेक कर रहे हैं। अगर सब कैटेगरी जो है वो 0 नहीं है, मजीद फर्दर उसके आगे सब कैटेगरी है, तो उस सूरत में जो है वो इसको एग्जीक्यूट करे। हो सकता है हर कैटेगरी की सब कैटेगरी हो ही ना, चंद एक जो है कैटेगरी की आगे सब कैटेगरी हो, तो उस सूरत में जो है वो चेक करेगा। अगर नहीं है तो फिर वो सब कैटेगरी मौजूद है तो वो जो है इफ कंडीशन ट्रू होगी और कंट्रोल जो है वो अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। डाटा में आईडी की वैल्यूज को उठा के कैटेगरी आईडी के अंदर रख देगा। अब ये एक और क्यूरी जो है ये बेसिकली सब कैटेगरी के लिए है। अगर उस कैटेगरी में से कोई वैल्यूज जो है उसको रिट्रीव करता है, उसका नाम, कैटेगरी का नाम, उसका पाथ, यानी कि सब कैटेगरी की वैल्यूज जो है उनको रिट्रीव करता है और एसक्यूएल के अंदर स्टोर करता है। और यहाँ पे ये जो रिकॉर्ड रिट्रीव हुआ है ये इंटरमीडिएट रिकॉर्ड है सब कैटेगरी का, इसको मेमोरी वेरिएबल के अंदर या कैश कर लेते हैं, यानी कि कैश वेरिएबल के जरिए हमने इसको स्टोर करवाया। कैश क्यूरी फंक्शन है जो कि इस कैरियो को एग्जीक्यूट करेगा एसक्यूएल, और इसका जो भी रिकॉर्ड रिट्रीव होगा इस क्यूरी का उसको टेम्पररी तौर पे स्टोर कर लेगा, और आपको जो वैल्यू रिटर्न होकर स्टोर हुई होगी कैश वेरिएबल के अंदर वो बाद में हमने दोबारा सब कैटेगरी जो कि यहाँ का इंस्टेंस वेरिएबल है इस क्लास का उसके अंदर हमने स्टोर करवा दिया है। ये कुछ थोड़ा सा हम आगे फर्दर है, इसको फिर हम जो है